हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 22 अगस्त 2023। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ पीआईबी और अदर मैगजीन या कहें अदर न्यूज़पेपर के सोर्सेज में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है हरित हाइड्रोजन को लेकर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा हाइड्रोजन जिसको नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए उत्पादित किया जाए या उपयोग में लाया जाए। ठीक है, हरित को इंग्लिश में ग्रीन भी बोलते हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है, आगे इन फ्यूचर जब भी आप ऐसी टर्मोलॉजी को देखा करें, टर्म को देखा करें, तो देखकर ही समझ जाएं कि इसका मतलब क्या होगा। क्यों? क्योंकि 2021 के प्रश्न में पेपर में यूपीएससी ने एक वर्ड यूज किया था ब्लू इकोनॉमी को लेके, और जिस व्यक्ति को केवल ब्लू का मतलब पता होता वो इकोनॉमी या कहें उस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकता था। ठीक है, तो ऐसे वर्डों को हमेशा याद रखना। जब भी किसी के आगे हाइड्रो वर्ड मिल जाए तो उसका संबंध होता है जल से। ठीक है, जब भी किसी वर्ड के आगे लैक्टो वर्ड मिल जाए उसका संबंध होता है दूध से। जब भी किसी वर्ड के आगे बायो शब्द मिल जाए तो उसका संबंध होता है किसी जीव से। और जब भी किसी शब्द के आगे आपको क्या मिल जाए, फाइटो, ठीक है, उसका संबंध होता है पादप से। तो ये शब्द हैं, इन शब्द को अगर आप याद रखेंगे तो बहुत हद तक आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब हरित हाइड्रोजन नाम से ही समझ में आ गया कि जिसका उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी के जरिए या कहें विंड एनर्जी के जरिए या कहें हाइड्रो पावर के जरिए उत्पादन किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न जिस पे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है वो है कि हाइड्रोजन के टाइप्स कितने हैं। तो अभी तो हमने हरित हाइड्रोजन देखा यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन, ये और भी प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पे ये 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट की दृष्टि से आपसे केवल 5 ही प्रकार पे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो पर्पल, ब्लू, ग्रे और ब्लैक। अब आप बताओ, जब ब्लू वर्ड आ गया तो इसका क्या मतलब होगा? इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि एक ऐसा हाइड्रोजन जिसका उत्पादन जल के जरिए या नेचुरल गैस के जरिए किया जाता है वो ब्लू हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं याद रखना है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात वो क्या है? यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पर 2023 के प्रीलिम में प्रश्न पूछ लिए हैं और वास्तव में यूपीएससी ने 2 प्रश्न पूछे थे। आपके पास अगर सेट ए हो तो आप देखिएगा उस सेट ए में पहला प्रश्न था 60वें नंबर पर, 60 नंबर पे, और दूसरा था 99 नंबर पे। और दोनों की खास बात क्या है कि दोनों प्रश्न एज अ डायरेक्ट श्री आईएएस एकेडमी की जनवरी के पार्ट 1 की करंट अफेयर्स मैगजीन से आए थे, डायरेक्ट आए थे सीधे। ठीक है, अब सोचोगे डायरेक्ट क्यों आ गए? तो क्योंकि श्री आईएएस एकेडमी सीधे पीआईबी को फॉलो करती है और अदर न्यूज़पेपर को फॉलो करती है, तो वहीं से उसने उस लाइन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, आप कहोगे सर हवाबाजी की भी अपनी एक हद होती है, तो ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ। वही होता है ना, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, इसको हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देखिए, ये प्रश्न आया था। ठीक है, ये सेट ए में 60 नंबर का प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न है अगर आपने मैगजीन पढ़ी होती। वैसे बहुत कठिन है, लेकिन अगर आपने मैगजीन पढ़ी थी तो एज इट इज़ ये लाइनें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी और आप इसका आंसर सीधे सी को टिक कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इसमें जो अगला प्रश्न है लास्ट वाला वो कौन सा है। तो देखिए ये लास्ट प्रश्न है आपका इसका 99 नंबर। इसमें भी सेम टू सेम सीधे लाइन उठाई गई हैं कि उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने या इस्पात संयंत्र, क्या इनमें हम हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, तीनों में हम कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर मैगजीन एक बार दिखा देते, तो देखिए ये है श्री आईएएस एकेडमी की करंट अफेयर्स की मैगजीन। आप में से जिन बच्चों के पास पहले से ये मैगजीन है वो सीधे सीधे इसके पेज नंबर 27, 28 और 29 को देखें। आपको सीधे वहाँ पे डायरेक्ट राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का टॉपिक मिल जाएगा, जहाँ पे हमने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में कवर कराया है। ठीक है, देखिए ये आपको आर्टिकल यहाँ पे मिला। मैं बस दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि ये जो हम करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं इनका कोई यूटिलाइजेशन है या नहीं है, तो बस उसी प्रमाण के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, अब आप इसको नीचे स्क्रॉल करो।
ठीक, जब नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पता चलेगा इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जीवाश्म ईंधन, देखो यहाँ वर्ड है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब इस इंपॉर्टेंस से ही क्वेश्चन था सीधे, सोचो इस महत्व से ही क्वेश्चन था इस पूरी लाइन से, ठीक। क्षमता, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन ही तो है, उद्योग को लेकर, नई प्रौद्योगिकियों को लेकर, सारी चीज़ों पे इम्पोर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। अब हरित हाइड्रोजन क्या है, यहाँ से भी आप डिटेल में देख लोगे, रिफाइनरी, विद्युत उत्पादन, कई सारे उपयोग हैं, अमोनिया प्रमुख उर्वरक, आपको सीधे वहाँ पे क्वेश्चन मिला था उर्वरक को, ये देखो दिखा दिया ना, तेल शोधक कारखाने, इस्पात कारखाने। कहने का मतलब मैं बना नहीं रहा हूँ कुछ भी अपनी तरफ से, जो भी है सामने हैं आपके। इसीलिए ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं इनको ईमानदारी से आप कवर करिएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, आपको इसके अलावा फिर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो बात अलग है कि ये वीडियो हमारे 30+ मिनट के हो जाते हैं, लेकिन सोचो ना 10-15 मिनट आप एक्स्ट्रा देकर अगर करंट अफेयर्स के सारे मॉड्यूल एक ही जगह पढ़ ले रहे हो तो इससे बड़ी बात क्या है, ठीक है। तो मेन पॉइंट पे आते हैं कि हरित हाइड्रोजन चर्चा में क्यों था। ये वास्तव में इसलिए चर्चा में था क्योंकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसके लिए एक मानक इस्टेब्लिश किए हैं कि इस मानक के अंतर्गत हम वर्गीकृत करेंगे इन हाइड्रोजन्स को, ठीक है। बाकी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं किए, ठीक। अब यहाँ पे जो 2-3 शब्द इम्पॉर्टेंट हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कहने का मतलब, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस। इस शब्द से वो बच्चे वाकिफ़ नहीं होंगे जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं होगा। तो देखो इस शब्द का सामान्य सा मतलब ही होता है किसी भी तरल पदार्थ में या कहें जल में विद्युत का प्रवाह कराना, या कहें पानी में करंट को डाल देना, या कहें करंट का शुरू हो जाना। जैसे कई बार होता है ना, आप गीले हाथ से या गीले पैरों से आप बिजली को छूते हैं तो आपको करंट मारती है। तो वही चीज़ है कि जल में करंट का उतर जाना, उस उतरने से जल के आयनों का अलग अलग भाग में विखंडन हो जाना इलेक्ट्रोलिसिस पावर कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, विद्युत अपघटन, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बायो का मतलब समझ जाओगे कि जीव से रिलेटेड होगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अब जो इम्पोर्टेंट प्रश्न अब बन सकता है, ठीक है, 2024 या 25 में वो बन सकता है हाइड्रोजन के वर्गीकरण को लेकर, कि हाइड्रोजन का जो वर्गीकरण है उनका क्या मतलब है, ठीक। आपको 2 से 3 नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से इनका किससे होता है प्रोडक्शन, इनका किससे होता है। तो आप मोटे तौर पर जान जाओ कि फॉसिल फ्यूल के जरिए ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन और टर्कोइज हाइड्रोजन, टर्कोइज का मतलब हिंदी में होता है फिरोजा हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी या सोलर या नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए किनका होता है, ग्रीन हाइड्रोजन का, पर्पल और पिंक का, पर्पल कहें या पिंक कहें, और या फिर येलो का, ठीक है। येलो जो होता है उससे सोलर एनर्जी, सूर्य हमारा जो होता है ना वो येलो कलर का होता है। अब इन्हीं को कहते हैं लिंक करना, चीज़ों को याद करने से बेहतर है चीज़ों को लिंक कर लो माइंड में कि अच्छा येलो होता है सन, तो सन का किससे होगा, येलो हाइड्रोजन से, ठीक। ग्रीन का मतलब किससे, हाइड्रो पावर या विंड या सोलर या इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। पर्पल या पिंक का न्यूक्लियर पावर से, ठीक है। ग्रे का नेचुरल गैस से, ब्लैक का किस चीज़ से, कोयले से, जो काला कोयला होता है, ठीक है। ब्राउन का कोयले से, कौन सा कोयला, ब्राउन वाला कोयला, ठीक। ब्लू का नेचुरल गैस से, ठीक। और टर्किश का आपका पायरोलिसिस प्रक्रिया से। अब दिमाग में आया होगा सर ये पायरोलिसिस क्या होती है। पायरोलिसिस वास्तव में एक तरीके का अपशिष्ट जो होता है, या कहें कि जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, इस वेस्ट को भस्म करने के लिए जिस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं ताप अपघटन। यूपीएससी ने 2019 के प्रश्न पत्र में इस प्रश्न पे क्वेश्चन पूछा है कि पायरोलिसिस क्या है, लेकिन जो बच्चा, पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बच्चा हिंदी के माध्यम से इस पेपर को देखता उसका उत्तर सही नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि हिंदी में लिखा है आपके पास क्या, ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण, ये शब्द आप कहीं सुन ही नहीं सकते थे। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, हिंदी में विद्युत अपघटन आप नहीं सुन सकते हो,
लेकिन इंग्लिश में आप इलेक्ट्रोलिसिस सुनते हो ना, तो इसीलिए अंग्रेजी के कुछ शब्दों को, उनकी कुछ टर्मिनोलॉजी को याद रखने की आवश्यकता है, ठीक, ताकि आगे को कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इसको नीचे स्क्रॉल करते, ठीक है, और इंग्लिश वर्ड देखते, पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन, नाम से ही समझ में आ रहा, पायरोलिसिस यानी कि वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आप सही कर देते, समझ गए। तो ये इतनी क्लियर हो गई। अब यही बातें यहाँ पे नीचे डिटेल में दी गई हैं, आप इनको पढ़ लेना, ठीक है, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैंने डिटेल में आपको वहाँ पे बता दिया है, ठीक। चलिए, टर्कवाइज का मैंने बताया था ना, फिरोजा रंग का हाइड्रोजन, ये पायरोलिसिस से सॉलिड कार्बन, ठीक, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है नहीं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए भारत की कौन कौन सी पहलें हैं, इसको पढ़ लेना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन जो दो क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो ये कि स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पहली बात। दूसरा जिस पे प्रश्न बन सकता है, क्या हाइड्रोजन ऊर्जा का स्रोत है, तो नहीं, ये एक ऊर्जा का वाहक है। वाहक और स्रोत में क्या डिफरेंस होता है? स्रोत का मतलब ये होता है कि हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि रेडी टू यूज। जैसे मीथेन को हमने देखा क्या, मीथेन को हमें पता चला, हमने उसका खाना बनाने में यूज कर लिया, ठीक है, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, है ना। लेकिन हाइड्रोजन को एज हम एनर्जी के रूप में नहीं यूज कर सकते, बल्कि हम हाइड्रोजन को एक ऊर्जा वाहक के रूप में, अर्थात इसके साथ कई चीज़ों को मिलाकर हम हाइड्रोजन से एनर्जी एमिट कर सकते हैं, ठीक। ये ऊर्जा वाहक है, ऊर्जा को ले जाने का काम करता है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फ्यूल सेल में इन सब में इनका उपयोग किया जाता है और यही यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा था, ठीक है। देखो ये वही बातें हैं, उर्वरक इन सब में, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा ना 2023 वाला। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जो पहली बार वीडियो देखेंगे, जिनको प्रूफ मैंने नहीं बताया, उनको लगेगा कि अब डाल दिया इन्होंने 2023 का क्वेश्चन देख के, इसीलिए मैंने आपको मैगजीन दिखा दी कि देखो श्री IAS एकेडमी की मैगजीन से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अच्छा, शायद मैंने नहीं दिखाया क्या, चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ, मुझे याद नहीं है कि मैंने मैगजीन आपको दिखाई थी। हाँ, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये, हाँ दिखा तो दी थी, सॉरी मुझे याद नहीं था। चलिए अगला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को याद कर लेना कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इरेना के द्वारा, IRENA। और भी रिपोर्ट जारी की जाती है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, वो अलग संस्था के द्वारा जारी की जाती है। ये वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट है, ठीक। अब आप बताइएगा वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, कमेंट बॉक्स में, ठीक। चलिए अगला है, इक्वाडोर ने अमेजन में तेल खनन का किया विरोध। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि तेल खनन का विरोध क्यों किया, क्यों नहीं किया, बट इम्पॉर्टेंट है इक्वाडोर की लोकेशन, उसकी सिचुएशन, जिस पे प्रश्न बन सकता है। आप सोचोगे क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा है किस चीज़ को लेकर, कि कहाँ पर पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से भूखमरी और अकाल की समस्याओं से ग्रस्त रहा है। उसका आंसर था सोमालिया, ठीक है, डी आंसर था उसका। लेकिन ये प्रश्न वास्तव में 2022 में जो हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन है, मार्च वाली, ठीक, उससे आया था। क्यों? क्योंकि मैंने एक आर्टिकल आर्टिकल की लिंक उस पर पब्लिश की थी, या कहें आर्टिकल से मैंने कॉपी किया था। जैसे PIB होता है, अपने यहाँ के न्यूज़पेपर होते हैं, वैसे DW नाम का एक जर्मन न्यूज़पेपर है जिसको हम बोलते हैं डच वेले, ठीक है, जो इन्वायरमेंट पे काम करता है, ठीक। तो यहाँ का आर्टिकल मैंने उसमें पब्लिश किया था, खाद्य को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, तो उसी पे ये लाइन थी और वहीं से यूपीएससी ने प्रश्न सीधा सीधा पूछा था। आप में से कई बच्चे कहते हो ना सर सीधा सीधा यूपीएससी कहाँ से पूछती है, तो वहीं से पूछी थी, ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन शायद था 78 नंबर, जो इस बार के 2023 के पेपर में पूछा गया है, ठीक, फैक्चुअल था। आप सोचते हो कि सर ऐसे क्वेश्चन दिखाते क्यों? इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक। क्योंकि आप तो बैक ईयर लगाओगे नहीं, लगाओगे तो ये सोच के नहीं लगाओगे कि क्यों पढ़ें, ठीक। अब ये प्रश्न देखो, इसका आंसर सोमालिया है, ठीक।
तो ऐसे ही मान लो इक्वाडोर अभी मैंने बता दिया। अब इक्वाडोर पे कई प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि ये कर्क रेखा में है, भूमध्य रेखा में है या मकर रेखा में, तो ये भी पता हो। तो एक बार एक काम करते हैं, पहले आपको लोकेशन मैप में दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये कहाँ का कॉन्टिनेंट है बताइए, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका के वेस्ट में है ये कंट्री इक्वाडोर, ठीक। उसके ऊपर कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, ठीक है, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, पेरू, ये कई सारे देश हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा, यहाँ ये पूछेगा यहाँ से कौन सी रेखा होकर गुजरती है और गुजरती भी है या नहीं। तो आप कहोगे सर कौन मैप देखे, आप ही दिखा दो। चलो आपको दिखाते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। इस भारत को हम जूम करेंगे, ठीक है, साइड में हम वेस्ट की ओर चलेंगे। ये कॉन्टिनेंट हमको मिलता है कौन सा, साउथ अमेरिका। ऊपर है नॉर्थ अमेरिका। मैपिंग की क्लास में सबको डिटेल में कवर कराएंगे, बिल्कुल भी परेशान ना हो, निश्चिंत रहें, ठीक। अब आप कहोगे सर कर्क रेखा मकर रेखा बना के दिखा देते तो और अच्छा रहता। तो चलिए आपकी इस ख्वाहिश को भी हम पूरी कर देते हैं। तो ये देखिए कर्क रेखा मकर रेखा यहाँ पे बनी हुई है। ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, बीच में इक्वाडोर भूमध्य रेखा, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ से हम चले वेस्ट की ओर, ठीक। अब ये देखो इक्वाडोर, इक्वेटर आपको दिख रही है। अब यहाँ जूम करो, यहाँ पे आपको इक्वाडोर मिला, थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो इक्वाडोर से इक्वेटर गुजर रही, ऐसे याद कर लो। अब बाकी आप बताना कमेंट बॉक्स में कि इक्वेटर में और कौन कौन से देश अवस्थित हैं। देखो वीडियो देखने के बाद ना इन चीज़ों पे आंसर दिया करो आप लोग, क्योंकि आप ही का फ़ायदा है। क्योंकि हम लोग जब मिल के पढ़ाई करेंगे, चीज़ें आपको याद होंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट किया, ठीक है। चलिए ग्लोबल वार्मिंग पर मीथेन उत्सर्जन का प्रभाव, इस आर्टिकल को हम पढ़ें इससे पहले 2 से 3 बातें बेसिक जान लेते हैं। पहली बात, एक शब्द आप हमेशा सुनते होंगे हरित गैसेस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। दूसरा आप सुनते होंगे ग्लोबल वार्मिंग। इन सब का आपस में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? देखो नाम में मत जाना कि हरित गैसेस हैं तो एनर्जी हरित होंगी, फायदेमंद होंगी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बस गलती हो जाती है। ये हरित गैसें या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, का मतलब हरित गैस का जो प्रभाव है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे आप हरित ऊर्जा से लिंक मत कर देना। हरित ऊर्जा पॉजिटिव होती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें हरित गैस और हरित गैस प्रभाव ये दोनों निगेटिव होते हैं। कैसे आपको बताते हैं। आप में से कई सारे बच्चों ने कभी ना कभी एक इमेज देखी होगी, ऐसे पृथ्वी करके, यहाँ पे सन करके, और यहाँ से रेज आते हुए और ऐसे ऊपर करते हुए एनसीईआरटी में दिखाई पड़ेंगी, ठीक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है, सन की रेज या सन की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी पर आने के बाद वो पृथ्वी में ही बनी रह जाती हैं, क्योंकि ऊपर की जो गैसेज हैं वो उनको बाहर नहीं निकलने देती, या निकलने भी देती हैं या कहें बाहर उनको निष्कासित भी होने देती हैं तो कम मात्रा में। अब सोचो, जब आपके कमरे में, आप अपना कमरा इमेजिन कर लो, हर तरफ से उसको बंद कर दो गेट को, ठीक, और दिन में गर्मी हो जाए, पंखा मत चलाओ, हवा नहीं निकलेगी, तो क्या होगा? कमरा हीट हो जाएगा। कमरा हीट क्यों हो रहा? क्योंकि आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो दरवाजे एज इट इज कहलाएंगे यहाँ पे हरित गैसें, ठीक। अर्थात वो गैसें जो सूर्य के ताप को पृथ्वी के बाहर जाने से रोकती हैं, वो कहलाती हैं हरित गैसें। अब जब सूर्य का ताप बाहर जाएगा ही नहीं तो पृथ्वी क्या होगी? गर्म ही बनी रहेगी। अब जब पृथ्वी गर्म होगी तो उससे क्या होगा? कई सारे जीव जंतु नहीं टिक पाएंगे, कई प्रकार की वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी, जो बर्फीले क्षेत्र हैं वो पिघलने लगेंगे। कहने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग से बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब पूरी की पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। जैसे विलोपन, छठा विलोपन एक शब्द आया था 2018 के यूपीएससी के पेपर में, तो उसका भी मतलब यही था। और वही मतलब टर्मिनेशन लेवल ट्रांजिशन का भी है कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में काफ़ी तेज़ी से होने वाला बदलाव जो कि समाप्ति की ओर ले जाता है कि अब पृथ्वी नहीं बचेगी, उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन लेवल ट्रांजिशन। इस शब्द पे प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द टर्मिनेशन लेवल ट्रांजिशन का संबंध है तो ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक। अब आपके दिमाग में आएगा सर मीथेन फिर क्यों आ रहा है वर्ड? क्योंकि मीथेन एक हरित गैस है,
ठीक है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस हैं, कई सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनमें मीथेन प्रमुख है। मीथेन का इफेक्ट क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि मीथेन की जो मात्रा है कम होने के बावजूद भी ये कार्बन से ज़्यादा हाई होती है, ये ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करती है और काफ़ी लंबे समय तक टिकी रहती है, ठीक है। इसलिए मीथेन खतरनाक है और इसी चीज़ को लेकर चिंताएं लोगों ने व्यक्त की हैं। अब आप पूरा आर्टिकल साहब देखोगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि टर्मिनेशन लेवल ट्रांजिशन क्या है। अब आप इसको पढ़ लेना। देखो, दो तरीके के टीचर होते हैं, एक होते हैं कि जो पूरा कॉपी करके पढ़ाएं लाइन बाय लाइन, अपना वो सिद्धांत नहीं है। अपना सिद्धांत है कि एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, उसके बाद उन टॉपिक को आपके सामने से गुजार दो, बस आपको तो चीज़ें आ ही जाएंगी। अब ये देखो, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, क्या यहाँ पे वाटर वेपर जो जलवाष्प होती है, क्या वो उसको ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत शामिल किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि एनटीए के एग्ज़ाम यूजीसी नेट में यूपीएससी ने एनटीए ने प्रश्न पूछा है, और ख़ास तौर पे 2023 के ही जो जून में हुआ है एग्ज़ाम, उस पे एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक। अब वही बातें देखो यहाँ पे हैं कि ग्रीन हाउस गैस के रूप में मीथेन का क्या मतलब है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऊष्मा को रोके रखने में अधिक सक्षम है। अब देखो, ये लाइन तो आपको कम समझ में आ रही होगी, लेकिन इस लाइन को आप यहाँ पे लिंक करो तीसरे से, आपको क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रही। ये लाइन ये कहना चाह रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी मात्रा में ऊष्मा को रोक कर रख सकती है, उससे कई गुना अधिक मात्रा में मीथेन रख सकती है। यानी कि मीथेन ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करती है। अब वही बात यहाँ पे कि मात्रा के संदर्भ में मीथेन CO2 की तुलना में कम है, यानी कि मात्रा तो कम है, लेकिन मीथेन की ताप धारण की जो क्षमता है, ऊष्मा को जो रोकने की क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इन्हीं दोनों को रीजनिंग के रूप में आपसे प्रश्न पूछ सकती है। जिनको ना समझ में आया हो वो वीडियो को फिर से पीछे का स्किप कर लें और फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझें। मैं फिर से एक बार समझा देना चाहता हूँ कि मीथेन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऊष्मा को रोकने की अधिक क्षमता होती है। ये बात अलग है कि जो मीथेन गैस है वो मात्रा में कम है। जैसे मान लो 1 ग्राम आपके पास मीथेन है, तो 1 ग्राम मीथेन 100 किलो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक। जबकि जो कार्बन है वो 10 ग्राम कार्बन है, लेकिन 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड केवल और केवल 2 किलो ऊष्मा को अवशोषित कर पाती है। अब क्लियर हो गया कि ये कम में भी ज़्यादा करती है और ये ज़्यादा में भी कम में ही बनी रहती है, ठीक। अब बाकी यहाँ पे मनुष्यों द्वारा जीवाश्म ईंधन जलाने से मीथेन पहले क्या थी वो आप देख लेना। बस ये ppm का मतलब समझ लो, पार्ट्स पर मिलियन। ये एक तरीके का मेज़रमेंट है, जैसे हम किलोग्राम है ना, ग्राम, मिली, इनमें नापते हैं, वैसे ही इसको नापने का है। अब मीथेन क्या, बेसिक देख लो, सरल हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रो का मतलब जल से रिलेटेड, क्योंकि CH4 होता है और हाइड्रोजन में तो जल होता ही होता है, ठीक। ये ज्वलनशील है, पूरे विश्व में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, मैंने पहले ही बताया। ग्रीन हाउस गैस है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। जीवन काल के पहले 20 वर्षों में क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक है, नाम से ही समझ में आ जा रहा है, अभी मैंने बता दिया। स्रोत क्या क्या हैं आप यहाँ से देख सकते हो। यूपीएससी ने इस पर भी प्रश्न पूछा है, मे बी 2016 या 18 में, ठीक है। इसके आगे जो प्रश्न बनेंगे क्या है, हरित धारा को लेकर। सरकार ने मीथेन उत्सर्जन से निपटने के लिए कई सारी पहलें शुरू की, जिनमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक भोजन बनाया है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, कपिला पशु आहार, जानवर को खिलाने वाले जो फीड होते हैं, ठीक है। तो ये वो फीड बनाया जिसका नाम है हरित धारा, ठीक। इस हरित धारा का क्या काम होगा, जब जानवर इस फीड को खाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग खरी जो लाही से, या एक तरीके से आप कह सकते हो सरसों से जो निकलती है, तेल अलग निकलता है और उसका जो वेस्ट बचता है उसको खरी बोलते हैं, उसी तरीके से हरित धाराएं बनाया गया, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि जानवर जब भी इसको खाएंगे तो उनके पेट से जो वो पोटी करते हैं उससे मीथेन कम उत्सर्जित होगी, या उनके मुंह से जो हवा निकलते, जो सांस वो लेते थे, इन सारी चीज़ों से मीथेन का उत्सर्जन होता था। बट अब इसको खा लेने से ये चीज़ें नहीं होंगी। साधारण शब्दों में, हंसी मजाक में मैं कह सकता हूँ कि ये जानवरों के लिए एक पाचक चूर्ण है,
ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना हाजमोला की गोली, वही चीज़ है। भारत ग्रीन हाउस गैस कार्यक्रम, ये क्या है आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये तो देख लो, ये इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं है। भारत स्टेट 6, आप देखेंगे गाड़ियों के पीछे आजकल BS6 लिखा होता है, ठीक है। BS6 एक तरीके का मानक है जो ये बताता है कि ये गाड़ी कम प्रदूषित है या कम प्रदूषण एमिट करती है, ठीक है। सरकार ने क्या किया, सीधे BS4 से BS6 की ओर आ गई, यानी कि BS5 के मानक को हम भूल गए। हमने कहा छोड़ो भैया, सीधे सीधे BS6 पे आते हैं, ठीक। ये नहीं पूछेगा, जो मैं कह रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मीथेन अलर्ट और रिस्पॉन्स सिस्टम। एक लाइन में प्रश्न पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा मार्स क्या है। कुछ लोग कहेंगे इसरो का मंगल ग्रह पे भेजा गया मिशन, गलत। मार्स वास्तव में एक तरीके का रिस्पॉन्स सिस्टम है जो उपग्रहों से डेटा एकत्रित करके, सैटेलाइट से डेटा को एकत्रित करके बताएगा कि किस क्षेत्र में मीथेन का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है और कहाँ पे कम हो रहा है, ठीक। उससे भी ज़्यादा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा जो 2021 के ग्लासगो समिट में विश्व के कई सारे देशों ने COP26 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि रियो 1992 में जितने देश मिलकर शामिल हुए थे उन सब के ग्रुप को हम बोलते हैं COP। वो COP1 था, फिर COP2 आया, अब ये COP26 था, ठीक। तो वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा का मतलब है कि 2021 में जब ये ग्लासगो का सम्मेलन हुआ तो इस सम्मेलन में दुनिया के देशों ने कहा कि 2020 के स्तर से वर्ष 2030 तक, ठीक है, 2020 के स्तर से वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में हम 30% की कटौती करेंगे, ठीक। देखो वैसे तो भारत इन्वायरमेंट की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं या जितने भी एक तरीके से नियम कानून हैं, जो रूल हैं या कन्वेंशंस हैं, उनका हिस्सा रहता है, लेकिन वो इस चीज़ का हिस्सा नहीं है। इसलिए इस लाइन को लिख लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपसे प्रश्न पूछेगा और इस लाइन को दे देगा कि भारत इसका हिस्सा है, भारत ने हस्ताक्षर किए थे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत इसका हिस्सा नहीं है। तो आप इसका आंसर समझ गए, बाकी आपको नीचे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला हमारा आर्टिकल है ऋण सुलभता के लिए सार्वजनिक तकनीकी मंच। ये बिल्कुल सिंपल सा है, डिटेल में आप पढ़ लेना, मैं बस बेसिक समझा देता हूँ। जैसे अभी आप लोग लोन लेने जाते हो, ठीक, तो लोन कैसे मिलता है, बैंक से मिलता है, या फिर आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं, जैसे मनी व्यू ऐप आ गया है, ठीक है। और एक धोनी वाला वो एडवर्टाइज चलती है, मुझे देखो उसका नाम नहीं याद है, मैं हमेशा उसको भूल जाता हूँ, ठीक है। एक क्रेड नाम का एक आता है, उसमें भी आपको मनी व्यू, क्रेड, ये बहुत सारे ऐप बन गए हैं जो चंद मिनटों में आपको लोन दे देते हैं, ठीक। लेकिन इनमें दिक्कत क्या है कि इनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है, 16 से 18% होता है, और इसके बावजूद भी कई सारी इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये लोगों को परेशान बहुत करते हैं। जब आप इनकी किस्त जमा करेंगे तो ये क्या करेंगे कि लास्ट जब किस्त वाली होगी उस समय अपना सर्वर डाउन कर देंगे, ताकि आप किस्त टाइम से न जमा कर पाओ और बाद में पेनाल्टी के जरिए आपसे पैसा वसूल लें। और अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो ये गंदे गंदे मैसेज आपके सारे रिश्तेदारों को, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को भेज देंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो कभी हम एथिक्स के पेपर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके कारण ही सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं इंडिया में, ठीक है, वो बात की बात है। तो उन्हीं सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एक मंच बनाया, एक तरीके से कह सकते हो ऐप बनाया, एक पोर्टल बनाया, जिसमें अब कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट अपने लैपटॉप से बैठकर ऋण के लिए अप्लाई कर सकता है और उसे काफ़ी आसानी से वो ऋण मिल जाएगा। आप सोच रहे होगे सर ऐसा किया क्यों? ऐसा आरबीआई ने इसलिए किया ताकि भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जा सके। वित्तीय समावेशन क्या होता है? वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि हर अंतिम से अंतिम व्यक्ति को बैंकिंग गतिविधि से जोड़ देना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात आती मौद्रिक नीति समिति के बारे में। कहने मतलब ये पढ़ लेना आप, मैं बस मोटे मोटे उन शब्दों को क्लियर कर दे रहा हूँ जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। मौद्रिक नीति समिति क्या है? मौद्रिक नीति समिति जब आप बैंकिंग पढ़ेंगे तो वहाँ जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमएफ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ओएमएफ मैं कह रहा हूँ, ओपन मार्केट फैसिलिटेशन, ठीक है, हाँ ओएमएफ ही तो है। तो वहाँ पे क्या है
कि मौद्रिक नीति समिति ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि रेपो रेट कैसे कितनी होनी चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितनी होनी चाहिए। इसमें वास्तव में 6 मेंबर होते हैं और यूपीएससी ने इस पे भी क्वेश्चन पूछा है शायद 2019 में या 2017 में कि 12 मेंबर होते हैं और इसमें वित्त मंत्री अध्यक्ष होता है। तो नहीं, 6 मेंबर होते हैं और आरबीआई का गवर्नर इसका हेड होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक, बाकी यही चीज़ें कि बाधा रहित ऋण मतलब किसी प्रकार की रोक टोक ना हो, कोई परेशानी ना हो, है ना, कोई लंबी प्रक्रिया ना हो, कागजी, बिल्कुल सिंपल तरीके से लोगों को लोन प्रोवाइड करा देना। ठीक, अब किस किस को यहाँ पे लोन मिलेगा, किस किस को लोन नहीं मिलेगा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो किस किस को मिलेगा, सीमाएं क्या क्या हैं। मतलब जो व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आते हैं उनको तो लोन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जो गतिविधियाँ हैं जैसे व्यक्तिगत ऋण, होम लोन, पर्सनल लोन, गृह ऋण मतलब होम लोन, एमएसएमई का ऋण, है ना, उनके लिए ऋण है। ठीक, यहाँ पे शब्द है ना, ये ध्यान देना, प्लेटफॉर्म के दायरे में किसान क्रेडिट कार्ड से परे, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड को छोड़ के बाकी ऋण वो मिलेंगे। ठीक, अगला है यहाँ पे कि डेटा एकीकरण, ये आपसे नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे जो मैं एक बात बताना चाहता था जो मैं भूल गया, ठीक, इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लग एंड प्ले मॉडल क्या है। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब ये होता है कि जैसे ये वास्तव में कंप्यूटर के हार्डवेयर सिस्टम से जुड़ा हुआ शब्द है। प्लग एंड प्ले का मतलब कि आपने अपने प्लग को लगाया, ठीक है, और आपको जो गतिविधियां करनी है लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए उसको कर लिए। जैसे मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, आपने मोबाइल से यूज किया, हालांकि मोबाइल में बैटरी है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर भी चार्ज तो करते हो, तो उसी को बोलते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल। बाकी आप मत याद रखना, आपसे नहीं पूछेगा। अगला है S400 डील। इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं याद रखना है, 3 से 4 चीज़ें आपको इसमें पता हो। पहला, स्विफ्ट मैकेनिज़्म क्या है। स्विफ्ट मैकेनिज़्म वास्तव में विश्व के अलग अलग बैंकों का एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करने से संबंधित मैकेनिज़्म है। अर्थात आपसे अगर क्वेश्चन पूछे स्विफ्ट मैकेनिज़्म का संबंध है तो बैंकिंग गतिविधियों से। जैसे आप देखते होंगे ना, घरेलू स्तर पे आपसे क्या होता है, IFSC कोड होता है जो ये बताता है कि कौन सी बैंक का आपका खाता है। ठीक, उसी तरह से स्विफ्ट मैकेनिज़्म होता है जो विश्व के सारे बैंकों को एक जगह एकीकृत करता है। ठीक, तो ये स्विफ्ट बैंक से रिलेटेड यहाँ पे इशू आपको एक मिलेगा। दूसरा एक शब्द मिलेगा आपको यहाँ पे काटसा को लेकर। काटसा अमेरिका का एक तरीके का नियम है या एक समझौता है जो कई सारी चीज़ों पे प्रतिबंध लगाता है। जैसे आप और शब्द सुनते हैं जीसीमोवा, लिमोवा, सिस्मोवा, ये सारे के सारे अमेरिका के एग्रीमेंट हैं जो विश्व के अलग अलग देशों के साथ वो करते हैं। जैसे इंडिया के साथ हुए हैं कई सारे समझौते, ठीक है, और पाकिस्तान के साथ अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। मैं आपको प्रीवियस जो करंट अफेयर्स होगी अगस्त में 1 से 3 अगस्त के बीच में, उसमें वो चीज़ें बताऊंगा। ठीक, S400 क्या है। S400 वास्तव में एक तरीके का रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट कह रहा हूँ, मिसाइल है जिसका काम होता है कि दुश्मन देश की आने वाली मिसाइल को रोकना। ठीक, ये क्या है, अब यहाँ पे देखो, इसी को कहते हैं पिक्चर से हमें चीज़ें कैसे याद करनी चाहिए। आपको दिख रही ना, ज़मीन पे खड़ी है, तो ज़मीन पे खड़ी कहाँ जाएगी, आसमान में। अर्थात ये S400 कैसी मिसाइल है, ये सतह से हवा में जाने वाली या सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, देख लिए, यूपीएससी ने 3rd पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, इस पे पूछा ही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में हो गई। ठीक, तो ये आप पढ़ लेना, बाकी इस पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। स्विफ्ट मैकेनिज़्म भी बता दिया मैंने। ठीक, ये रूस की मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली। भारत ने कितनी खरीदी कितनी नहीं खरीदी है कुछ नहीं पूछेगा, मत याद रखना। ये काटसा है, मैंने बता दिया, सेंसेक्स लगाता है, किसका है, अमेरिका का। ठीक है, फिर ये स्विफ्ट मैकेनिज़्म है जो बैंकों से संबंधित है, टेलीकम्युनिकेशन करता है। ठीक, बाकी नहीं पूछेगा। एक शब्द यहाँ आपको और पढ़ने को मिलेगा फ्रिगेट को लेकर। देखो, जैसे पनडुब्बियाँ होती हैं, ठीक है, नाव होती है, स्टीमर होती है, उसी तरह से फ्रिगेट होता है। फ्रिगेट में क्या होता है, सारे हथियार होते हैं, बंदूकें होती हैं बड़ी बड़ी, इसमें लॉन्चर्स होते हैं, लॉन्च पैड होते हैं जो दुश्मन को मारते हैं। ठीक, उसको फ्रिगेट बोलते हैं। डिस्ट्रॉयर थोड़ा उससे एडवांस लेवल का होता है, उसमें कई सारी मिसाइलें भी हो सकती हैं, उसकी तकनीक क्षमता भी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक, तो बस नाम से समझ जाओ कि डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट क्या है, कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ ले। ठीक, बाकी आपको नहीं याद रखना है। स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब क्या होता है। स्टील्थ वास्तव में एक टेक्नोलॉजी है जो रडार में संपर्क में आने से बचाती है।
बाकी नहीं याद रखना है। एक चीज़ और याद कर लेना, फ्लेयर्स, ये सब साइंस टेक में मैं पढ़ाऊँगा आपको। फ्लेयर्स क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा कोई फाइटर जेट उड़ान भरता है तो रात में वो चिंगारियाँ छोड़ता है। जब भी आप कोई लड़ाई देख रहे होंगे तो उसमें वो चिंगारियाँ छोड़ता है, फिल्मों में आपने देखा होगा। वो चिंगारियाँ इसलिए होती हैं ताकि जो मिसाइल उसको मारने आ रही है वो मिसाइल उन चिंगारियों से भटक जाए, उसको लगे कि यही ओरिजिनल फाइटर जेट है और फाइटर जेट आसानी से निकल जाए, उसको बोलते हैं फ्लेयर्स। ठीक, बाकी भारत और रूस के बीच कौन कौन से रक्षा समझौते हैं, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हो इंडिया रसिया रिलेशन में तो वहाँ पे भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे ब्रह्मोस है, मिलकर बना रहे, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सुखोई बना रहे, इल्यूशन परिवहन विमान बना रहे, KA-7 यानी कि कमोव बना रहे, कुछ फ्रिगेट बना रहे। S-400 ट्रम्प मिसाइल ली है, कमोव लिया, ये एक तरीके का हमारा हेलीकॉप्टर है। ठीक है, INS विक्रमादित्य हमने लिया हुआ है। ठीक है, T-90S भीष्म जो टैंक है वो भी रसिया से है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। बाकी फॉक्सट्रॉट क्लास, ये क्लास होती है, जैसे स्कॉर्पियन क्लास नाम सुनते हो ना, ये क्लास हैं पनडुब्बी बनाने की। तो बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला है रूस का लूना 25, ये वास्तव में रूस का चंद्रयान मिशन है जो कि फेल हो गया। अभी देखो मैंने DW नाम लिया था, वही है। अब सोचो मैं वहाँ से आर्टिकल लेता हूँ। ठीक है, डच वैली ये न्यूज़पेपर है, इसी का UPSC ने क्वेश्चन पूछा है जो 2022 में चर्चा में रहा था, सोमालिया वाला। ठीक है, तो खैर ये रूस का लूना मिशन क्या है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्रैश हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब जब ये क्रैश हो गया है तो अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये बात अलग है कि कल क्या होगा, कल का पता चलेगा। 23 अगस्त को इंडिया का चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है और हम सब का यही विश्वास है और उम्मीद है कि कल जब हम आर्टिकल को कवर करेंगे तो एक सफलता और एक खुशी के साथ कवर करेंगे कि हम दुनिया के पहले ऐसे देश बन गए जो चंद्रमा के साउथ पोल में चले गए। अब साउथ पोल क्या होता है, क्यों वहाँ जा रहे, ये मैं कल के आर्टिकल में बताऊंगा, यानी कि 23 अगस्त वाले में। यहाँ बताऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी। बस यहाँ पे 2-3 चीज़ें जान लो कि रूस का लूना मिशन फेल क्यों हुआ। पहला इसका कारण फेल होने का था कि दुनिया की अन्य जो एजेंसियां हैं, जैसे नासा है या यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसने अपने सिग्नल देने बंद कर दिए। उसने कहा कि भैया हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो रूस के पास केवल रूस के ही सिग्नल थे, खुद रूस का, दूसरा चाइना का। तो रूस उस हिसाब से अपने सिग्नल या कांटेक्ट नहीं कर पाया जैसा उसको करना चाहिए। तब प्रश्न आपके मन में आया होगा कि क्या सर इंडिया का जो चंद्रयान 3 है उसको नासा और यूरोपियन दे रहे हैं? तो जी सर, उसको ये दोनों लोग दे रहे हैं, इवन रसिया भी दे रहा है अपना सिग्नल। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। क्यों फेल हो गया? लूना का मतलब क्या होता है, कई बच्चे सोच रहे होंगे। लूना का मतलब होता है चंद्रमा, ये लैटिन वर्ड है। और लूना 25 क्यों? क्योंकि लूना फर्स्ट जो 1976 में भी शायद 14 सितंबर को लॉन्च हुआ था, चांद पर पृथ्वी के द्वारा या कहें मानव के द्वारा भेजा गया पहला कोई एक तरीके का एलिमेंट था। ठीक है, वो बात अलग है। फिर नील आर्मस्ट्रांग वगैरह ये लोग गए, वो एक अलग चीज़ है। ठीक, तो ये क्लियर बातें हो गई। अब यहाँ पे आप देख लो, आगे चल के बहुत चीज़ें हो जाती हैं एक आर्टिकल में समझाने को। दक्षिणी ध्रुव पर जा रहा है, ये कल आर्टिकल कवर करेंगे कि दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों जा रहा है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि दक्षिणी ध्रुव पे क्यों जा रहा है। आर्टेमिस मिशन भी मून से रिलेटेड है। अब अमेरिका क्या कर रहा है मैं आपको बताऊँ। आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत ये 3 पार्ट में जाएगा, जिसमें शायद सेकेंड पार्ट में है कि मानव को भेजा जाएगा और मानव में खासतौर पर पहली महिला को भी भेजा जाएगा। ठीक है, तो बाकी खैर इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। क्यों क्रैश हुआ ये यहाँ पे वही पूरी पुरानी बातें हैं, आपसे नहीं पूछेगा इतना डिटेल में। आएगा तो चंद्रयान पे आएगा, तो वही है। बाकी देशों ने दिया नहीं, यहाँ पे तो लिखा है। ठीक है, लेकिन इंडिया को ये चीज़ें मिल नहीं, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इनको देख देख के पढ़ाता तो आप बोर हो जाते। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी विफलताएँ हुई और कौन कौन सी सफलताएँ। तो इसरो का चंद्रयान जो कि हल्की सी खराबी के कारण, असफल तो नहीं कहेंगे, ये गलत है, यहाँ पे सफल ही कहेंगे, क्योंकि हमारा बस रोवर ही तो नुकसान हुआ, ऑर्बिटर तो आज भी चल रहा था। ठीक है, भारत, इजराइल, जापान और रूस ये लोग पहुंचा चुके हैं। ठीक, अमेरिका भी जा चुका है। सफलताएं किसको मिली? चीन के चंगाई 3, चंगाई 4, चंगाई 5 मिशन को। ठीक, बाकी आपको इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत
नहीं हैं। आज काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल थे और हमने काफ़ी डिटेल में आर्टिकल्स को एनालिसिस किया। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है, जो क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप सच में इस क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं कल 23 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, और इस विश्वास के साथ आप इस वीडियो को देखिए कि कल जब हम अपना आर्टिकल शुरू करें तो पहला आर्टिकल हमारा चंद्रयान 3 का ही हो, एक सफलता के साथ। ठीक है, बाकी तो भगवान मालिक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।